था कि हम अभी तक स्पेक्ट्रम बुक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था इससे पहले वाली क्लास में, और उसके बाद दूसरा चैप्टर भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर का नाम था धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, इसके चैप्टर काफ़ी कुछ हमने ख़त्म कर दिया था। आज हम फिर से कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, उसका जो भी इम्पोर्टेंट है उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर पर। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, जिसमें तर्कवाद और अन्वेषण की भावना ने यूरोप के समाज को प्रभावित किया था, और जिसमें एक कॉन्सेप्ट निकला था पुनर्जागरण, जिसको बोलते हैं रेनाइंसेस। ठीक है, पुनर्जागरण क्या होता है कि मतलब कि पुरानी चीज़ों में बदलाव, और उनमें देखो पुनर्जागरण की प्रक्रिया पुरानी मान्यताओं या विश्वासों पर प्रहार था। ठीक है, जैसे कि जो भी चीज़ें हैं जो है, कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का एक अंत होता है और उसके बाद एक नई शुरुआत होती है, तो ये नई शुरुआत ही पुनर्जागरण थी। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, भारतीय समाज व्यवस्था में इतनी भी दयनीय थी, सब समाज में सबसे निम्न स्थिति स्त्रियों की थी। ठीक है, उन्हें अपशगुन व श्राप समझा जाता था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने इस उपलक्ष्य में कहा है कि शास्त्र की आड़ में हत्या हो रही है। सती प्रथा के बारे में राजा राम मोहन राय ने अपना विचार दिया है कि शास्त्र की आड़ में हत्या, राजा राम मोहन राय ने ये बात कही है। ठीक है, तो ये सती प्रथा को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था, उसको बंद कराने के लिए बहुत सारे कानून और बहुत सारी वकालत की गई इन्होंने। ठीक है, बहुत सारे तर्क दिए कि ये क्यों गलत है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार सबको होता है और जीवन लेने का अधिकार किसी को भी नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खान पान पाश्चात्य के तरीकों को अपना लिया। ठीक है, जैसे कि अब जब पुनर्जागरण में कुछ नए वर्ग तैयार हुए। जब 1857 की क्रांति से पहले ऐसा था कि सभी लोग भारत मतलब सभी लोगों की भाषा, ठीक है, सभी लोगों के रहन सहन का तरीका लगभग सब कुछ सेम था। ठीक है, वो पाश्चात्य संस्कृति प्रभावित नहीं हुए थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हो गई, उसके बाद जो 1858 का जो क्वीन विक्टोरिया के हाथ में जो शासन पहुंच गया, ठीक है, उससे ये हुआ कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदलाव की। उन्होंने एक ये सोच अपनाई कि ऐसा है कि अगर हमें भारत में लंबे समय तक रहना है तो इनका एक वर्ग इस तरह से तैयार किया जाए जो रंग रूप में तो भारतीय हो लेकिन शिक्षा और दिमाग और सोच में हमारे जैसा हो। ठीक है, तो अब भारतीय इन्होंने शिक्षा को भी प्रसार करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक विद्यालय खोलने शुरू कर दिए, तो वो पाश्चात्य संस्कृति प्रभावित होने लगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको, प्रमुख विचार देखते हैं। यदि देश का हर किसान शिक्षित हो जाए तो भारतीय इतिहास के पन्नों में यह बात स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। मुंबई की गवर्नमेंट 1911 में अपने निजी पत्र में वायसराय को बोलते थे। एक ये आता है कि जो एक बार मृत एवं दफन हो गया है वह सभी के लिए सदैव के लिए मृत एवं दफन हो गया है, इसलिए हमें उसे पुनर्जीवित करने के बजाय वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन करने का प्रयत्न करना चाहिए। महादेव गोविंद रनाडे ने बोला था, और महात्मा गांधी ने बोला है कि हिंदुओं में अस्पृश्यता एक काला धब्बा है। जब तक समाज में अस्पृश्यता का अस्तित्व है, यह न केवल समस्त हिंदू जाति के लिए अपितु पूरे देश के लिए शर्मनाक है। जब इस कुरीति को हिंदू समाज जड़ से उखाड़ फेंकेगा, तभी सच्चे अर्थ में समाज सभ्य बन सकेगा, तभी समूचे विश्व को समानता का उपदेश दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी ने फिर से 100 और कोटेशन दिया कि मेरी अभिलाषा है कि मेरे आंगन में सभी संस्कृतियां एक साथ फले फूले, लेकिन मैं नहीं। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पैरों तले कोई भी संस्कृति कुचली जाए। मैं नहीं चाहता कि समाज में कोई भी दलित, पिछड़ा या अशिक्षित या निर्धन हो। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने ही कहा था। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक या व्यापारी वर्ग नहीं था। उसके बाद राजा राममोहन राय ने स्पष्ट किया कि सभी धर्मों में विश्वास, एकता में आस्था, निर्गुण ईश्वर की उपासना एवं जात प्रथा में अविश्वास ही सर्वप्रमुख कारक है। ठीक है, ये राजा राममोहन ने कहा था। देखिए, राजा राममोहन ने बचाए ब्रह्म समाज राजा राममोहन की देन है। उन्होंने कहा कि नो रिलीजियस बुक 100% राइट, मतलब ये है कि कोई भी धार्मिक पुस्तक 100% सही नहीं है। ये राजा राममोहन ने नहीं कहा था, और राजा राममोहन राय एकेश्वरवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और सर सैयद सैयद अहमद खान ने मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में अप्रासंगिक बताया। उसके बाद आगे बढ़े तो फिर हमने देखा था कि अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सीय तर्कों द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि बाल विवाह हानिकारक है। ठीक है, जो अक्षय कुमार थे इन्होंने चिकित्सीय पद्धति द्वारा, चिकित्सीय तर्कों द्वारा ये सिद्ध किया था, यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि बाल विवाह हानिकारक है। ठीक है, राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उसका केशव चंद्र सेन इस संबंध में उदारवादी थे। उन्होंने कहा था कि विश्व के सभी धर्म सच्चे हैं। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन ने कहा था कि विश्व के सभी धर्म सच्चे हैं, ये बात इन्होंने कही थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समाज में उस टाइम अंधविश्वास व अज्ञान बहुत ज़्यादा फैला था, जिसके तहत सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या अत्यधिक जोरों पर थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत का सामाजिक स्वरूप अपरिवर्तनशील एवं स्थिर था। गांव आत्मनिर्भर थे तथा एक संकुचित दायरे में सिमटे हुए थे। सामाजिक व्यवस्था में वर्ग एवं जाति प्रथा अत्यंत सुदृढ़ थी। सामाजिक क्रियाकलाप निर्धारित जाति के आधार पर ही होता था। ब्रिटिश राज की स्थापना के पश्चात पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें नव जागृति आई। ब्रिटिश आधिपत्य ने भारत के खोखलेपन एवं फूट को उजागर किया था। इसके पाश्चात्य चिंतनशील एवं बुद्धिजीवी भारतीयों ने समाज की कुरीतियों एवं त्रुटियों को सार्वजनिक किया। 1853 में पश्चात रेलवे ने विकास ने भी इस दिशा में आदान प्रदान दिया, जिसके पुनर्जागरण के लिए ये सब तैयारी चल रही थी। ठीक है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने मुंबई से ठाणे के बीच रेलवे चलाई थी। ठीक है, तो सोशल रिफॉर्मर्स भी धार्मिक कर्मकांड के बीच विवाद होना शुरू हो गया था। ठीक है, जो समाज को दोबारा से, ठीक है, यानी कि उसमें सुधार करना चाहते थे, और जो धार्मिक कर्मकांड के पक्षकार थे, उन दोनों के बीच विवाद होने शुरू हो गए थे। यानी कि पहले विवाद होता था ईसाइयों का हिंदुओं से, या ईसाइयों का भारतीयों से, ब्रिटिश का भारतीयों से। अब भारतीयों में ही फूट पड़ गई थी। ठीक है, कुछ धार्मिक कर्मकांड को मानते थे और कुछ इस पर सुधार करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सती प्रथा। ठीक है, इसको देखते हैं, हमने कुछ नोट किया है। हाँ, ये है सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने इस पर काम किया था। इन्होंने मुकदमा फौजदारी, ठीक है, इसके तहत 1829 लेकर फर्स्ट लॉ सती प्रथा के लिए आया था। ठीक है, सती प्रथा के लिए काम, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने करवाया था। जो ब्रिटेन ने इस पे ऊपर मतलब एक लॉ बनाया, जिसको फौजदारी मुकदमा बोलते हैं, 1829 में बना था। ये फर्स्ट लॉ बना था सती प्रथा के लिए। अब विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर, यानी विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, के पक्षधर थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, शारदा एक्ट 1830 में हरविलास शारदा ने करवाया था। शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के तहत हुआ था। इन्होंने इस पर काम किया था। इन्होंने बालकों, यानी कि जो बॉयज़ की शादी की एज 18 वर्ष और गर्ल्स की शादी की एज 14 वर्ष बताई थी। ठीक है, उसके बाद बाल विवाह निरोधक एक्ट बताया था। बाल विवाह निरोधक एक्ट 1978 में आया था। ठीक है, और जिसमें 1978 में ये कहा था कि जो बॉयज़ हैं, यानी कि लड़के हैं, उनकी एज, शादी की एज 21 वर्ष और गर्ल्स की शादी की एज 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद शिशु हत्या और आते हैं। शिशु हत्या के लिए 3 एक्ट पारित हुए थे, 1795 में, 1804 में, 1870 में। ठीक है, इन एक्ट्स ने, ठीक है, 1795, 1804 और 1870 में, ठीक है, एक्ट पारित हुए, और ये थे शिशु हत्या के लिए, यानी कि शिशु संबंधित जो भी बच्चियाँ पैदा होती थी, उनको श्राप समझकर अगर लड़की पैदा हुई तो उसको मार दिया जाता था। ठीक है, इन सबको रोकने के लिए ये सब कदम उठाए गए थे। उसके बाद ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में देखते हैं। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वकालत की थी विधवा पुनर्विवाह के लिए। इन्होंने कहा था कि वेदों से स्पष्ट किया गया कि विधवा पुनर्विवाह लीगल है।
इन्होंने वेदों का भी ज्ञान अर्जित किया था और उसके तहत उन्होंने बताया था कि वेदों में भी साफ साफ लिखा गया है कि विधवा पुनर्विवाह लीगल है, यानी कि विधवा पुनर्विवाह जायज़ है। ठीक है, इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। ठीक है, जो हिंदू विद्यासागर ईश्वर विद्यासागर की देन है, जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था 1856 में। ठीक है, 1850, 1852, 1893 में देखें तो 1850 में विष्णु शास्त्री थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह विवाह एसोसिएशन बनाया था। ठीक है, और 1856 में इसे कानूनी अधिकार मिल गया था क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था 1856 में। ठीक है, तो विष्णु शास्त्री ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन कब बनाया था? 1850 में। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आते हैं करोसन दास। ठीक है, करोसन दास आते हैं तो 1852 में सत्य प्रकाश की स्थापना की थी और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर वर्क किया था। 1893 में डी.के. कर्वे थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव व खुद इन्होंने एक विधवा से शादी की थी। ठीक है, 1893 में डी.के. कर्वे थे, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के एक संघ था जिसकी ये सचिव बने थे और उन्होंने खुद एक विधवा से शादी की थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1906 में ठीक है 1906 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, विधवा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, जिसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने में। शारदा एक्ट 1930 को आया और बाल विवाह निरोधक एक्ट 1978 को आया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि शारदा एक्ट में बॉयज़ की एज शादी की कितनी थी, तो बॉयज़ की शादी की थी 18 वर्ष और गर्ल्स की थी 14 वर्ष। और बाल विवाह निरोधक एक्ट 1978 में जो बालकों की एज 21 वर्ष कर दी गई थी और जो बालिकाओं की एज 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, अगर ऐसा आया तो शिशु हत्या से रिलेटेड कितने कानून कौन कौन से कानून बने हैं, आप कब बने हैं? तो 1795, 1804 और 1870। ठीक है, ये एक्ट पारित किए गए थे जिसमें शिशु हत्या को गलत बताया था और इस शिशु हत्या करने वाले को बिल्कुल जैसा मानव की हत्या होती है सेम उसी का दर्जा प्राप्त किया था और उसके तहत ही दंड देने के प्रावधान बनाया गया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के बहुत ज़्यादा समर्थक थे और इन्होंने वेदों से स्पष्ट किया कि विधवा पुनर्विवाह लीगल है। ठीक है, और इन्होंने संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की थी और जब इस तरह से इन्होंने ठीक है, तो 1856 में एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था जो इनके ही देन थी। ठीक है, विश्वचंद्र विद्यासागर की ही देन थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो 1850 में और भी सुधार की और भी लोगों ने काम किया था विधवा पुनर्विवाह पर। 1850, 1852 और 1893। 1850 में विष्णु शास्त्री ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया था और उसके बाद 1850 को विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बना। ठीक है, और 1856 में इसे लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, 1856 में। और 1852 में करोसन दास ने सत्य प्रकाश की स्थापना की थी और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर भी काम किया था। उसके 1893 में देखते हैं तो डी.के. कर्वे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, तो सोशलिस्ट इनको बोला जाता है डी.के. कर्वे। ठीक है, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन के ये सचिव बने थे, यानी कि विधवा पुनर्विवाह संघ था। ठीक है, उसके ये सचिव बने थे और इन्होंने खुद एक विधवा स्त्री से शादी की थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1906 में विधवा महिला ठीक है महिला कॉलेज की स्थापना भी की थी। अब आते हैं नेक्स्ट पर। एक वेतन द्वारा किया गया प्रयास स्त्री शिक्षा की दिशा में की गई पहली सशक्त पहल थी। वेतन द्वारा किया गया प्रयास स्त्री शिक्षा की दिशा में किया गया पहली सशक्त पहल थी। 1854 में चार्ल्स वुड ने डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बाल विवाह यहाँ से बढ़ेंगे, बाल विवाह से। तो समाज सुधारकों ने बाल विवाह को भी काफ़ी तीव्र विरोध किया, जिसके फलस्वरूप 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ। ठीक है, इसमें 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह विवर्जित कर दिया गया, लेकिन यह कानून बहुत प्रभावी नहीं हो सका। अंत में एक पारसी धर्म सुधारक बी.एम. मालावारी के प्रयत्नों और प्रभावी नहीं हो सका। अंत में एक पारसी धर्म सुधारक बी.एम. मालावारी के प्रयत्नों से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। ठीक है, हरिविलास शारदा के अथक प्रयासों
से 1930 में शारदा एक्ट बना। इस एक्ट में 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के व 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया, जिसके द्वारा बालक की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई और बालिका की 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। साथ ही इसमें बाल विवाह करने वालों के विरुद्ध दंड का प्रावधान किया गया। तो अब जो कानून और देखते हैं, 1856 में तो विधवा पुनर्विवाह आ गया था और 1872 में देखते हैं बाल विवाह। ठीक है, तो शारदा एक्ट, इससे पहले क्या आया था, नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, ठीक है, 1872 में पास हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया, लेकिन यह कानून बहुत प्रभावी नहीं हो सका। अंत में पारसी धर्म सुधारक BM मालगुर प्रयासों से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट में नो मैरिज अंडर 40 ईयर्स गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद इन्होंने BM मालावारी के प्रयत्नों से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर रोक लगा दी गई। ठीक है, किसने प्रयास किया था, BM मालावारी। ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम 1891। उसके बाद सम्मति आयु अधिनियम ठीक है, कब आया था, 1891 में। इसके तहत क्या किया गया कि गर्ल्स की एज कितनी कर दी गई, 12 वर्ष। 12 वर्ष से कम आयु की भैया गर्ल्स एज, ठीक है, 12 वर्ष कर दी गई। उसके बाद शारदा एक्ट आता है और उसके बाद, ठीक है, बाल विवाह निरोधक एक्ट आता है। तो ये तो था इसमें। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब आते हैं स्त्री शिक्षा। 19वीं शताब्दी में समाज में भ्रांति व्याप्त थी कि हिंदू शास्त्र स्त्री शिक्षा की अनुमति नहीं देते हैं। स्त्री शिक्षा के बारे में बात की जा रही है। तो अब 19वीं शताब्दी में समाज में भ्रांति व्याप्त थी कि हिंदू शास्त्र स्त्री शिक्षा की अनुमति नहीं देते तथा शिक्षा ग्रहण करने पर देवता उसे वैध दंड देते हैं। इस दशा में सबसे पहला प्रयास ईसाई मिशनरियों ने किया। ठीक है, 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई। ठीक है, कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई। 1849 में कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष JED बैथुन ने बैथुन स्कूल की स्थापना की। ठीक है, JE बैथुन ने बैथुन स्कूल की स्थापना की थी और बैथुन द्वारा किया गया प्रयास स्त्री शिक्षा की दिशा में की गई पहली सशक्त पहल थी। किंतु स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की देन काफ़ी ज़्यादा है। वे बंगाल के कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबद्ध थे। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। बम्बई के एलिफेंटस इंस्टीट्यूट के भी विद्यार्थियों ने भी स्त्री शिक्षा को क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1884 में चार्ल्स वुड डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। 1914 में स्त्री शिक्षा एक स्त्री चिकित्सा सेवा ने स्त्रियों को नर्सिंग और मिडवाइफरी
के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का सराहनीय कार्य किया। 1916 में जब प्रोफेसर कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय प्रारंभ किया तो यह स्त्री शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, इसी वर्ष दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, 1916 में ही, ठीक है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। 1880 में डफरिन हॉस्पिटल की स्थापना के पश्चात महिलाओं को स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाने लगी। ठीक है, स्वदेशी अभियान बंगाल विभाजन विरोधी अभियान और होम रूल आंदोलन कुछ ऐसे कार्यक्रम थे जब प्रारंभिक तौर पर घरों की चार दीवारी में कैद रहने वाली महिलाओं ने इसमें उत्साहित होकर भाग लिया था। 1918 के पश्चात महिलाएं उग्र विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने लगी थी तथा उन्होंने लाठीचार्ज एवं गोलियों का भी सामना किया था। उन्होंने ट्रेड यूनियनों आंदोलनों, किसान आंदोलनों एवं अन्य अभियानों में भी सक्रिय रूप से हिस्सेदारी निभाई। उन्होंने न केवल स्थानीय निकायों एवं विधानसभा चुनावों में वोट देना प्रारंभ कर दिया बल्कि इन चुनावों में खड़े होकर विजय भी प्राप्त की। 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनने पर का गौरव प्राप्त हुआ। बाद में वे 1947 से लेकर 1949 तक संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी रही थी। ठीक है, 1920 के पश्चात जागृति एवं आत्मविश्वास से स्फूर्त महिलाओं ने महिला अभियान भी प्रारंभ कर दिए। महिला द्वारा अनेक संस्थाओं और संगठनों की स्थापना की गई। इसी क्रम में 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन किया गया। 1927 में स्वतंत्र भारत में महिलाओं हेतु वैधानिक उपाय स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात निर्मित संविधान में महिलाओं को विधिक समानता के अधिकार दे दिए गए तथा उनसे किसी प्रकार के भेदभाव को रोकने हेतु अनुच्छेद 14 से लेकर 15 में विभिन्न उपबंध किए गए। 1954 के विशेष विवाह अधिनियम द्वारा अंतर्जातीय स्थिति का निर्धारण करती है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अंतर्जातीय एवं अंतरधर्म विवाह का कानूनी मान्यता दी गई। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट द्वारा एक पत्नी के रहते हुए पुरुष द्वारा दूसरा विवाह करने पर रोक लगा दी गई तथा ऐसा करने पर दंड एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया। 1956 को हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम द्वारा लड़की को भी पुत्र के बराबर उत्तराधिकारी बनने की व्यवस्था की गई। हिंदू गोद एवं व्यय अधिनियम द्वारा लड़की को भी इस संबंध में लड़के के बराबर मान लिया गया। 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम बना जिससे 1976 में संशोधित करके गर्भावस्था के दौरान कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के लाभार्थ अनेक उपाय की घोषणा की गई। संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांत टीपीसी समान कार्य के लिए महिलाओं और पुरुषों के बराबर वेतन दिए जाने की पहल करता है। समान पारितोषिक यानी पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में महिलाओं को पुरुष के समान वेतन देने पर नौकरी में उनसे किसी प्रकार का भेदभाव रोकने की व्यवस्था करता है। कारखाना अधिनियम 1976 द्वारा सभी कारखानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि यदि किसी कारखाने में 30 या उससे अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत हैं तो कारखाने के मालिक या प्रबंधक को क्रैच, जिसको बोलते हैं शिशुपालन गृह, की स्थापना करना होगा जहां कार्य के दौरान महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल की जाएगी। 1983 में संसद ने फौजदारी कानून संशोधित पास किया जिसके द्वारा इंडियन पिनल कोड, इंडियन इंडेक्स एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में महिलाओं के अत्याचार से बचाने हेतु अनेक नए अधिनियम जोड़े। महिलाओं के साथ बलात्कार तथा पति या ससुराल द्वारा सताए जाने पर कठोर दंड या कारावास की सजा निर्धारित की गई। महिला व्यभिचारी अधिनियम एवं बालिका अधिनियम 1956 में वर्ष 1986 में संशोधन किया गया तथा यह नियम बना दिया गया कि किसी महिला या बालिका को लैंगिक रूप से प्रताड़ित किए जाने पर कठोर दंड एवं कारावास की सजा दी जाएगी। इस अधिनियम द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि किसी महिला को व्यवसायिक उद्देश्य से दैहिक शोषण गंभीर अपराध माना जाएगा। 1986 में दहेज निवारण अधिनियम 1961 बना जिसमें अनेक संशोधन किए गए। दहेज देना या ग्रहण करना दोनों ही जुर्म बताया गया। वर्ष 1987 में एक अधिनियम पारित करके सती प्रथा को अक्षम्य मानव हत्या अपराध घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बारे में हम नोट कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। वैसे नोट करने के लिए बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई?
इस दिशा में सबसे पहला प्रयास देखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ईसाई मसीह में पहला प्रयास देखते हैं। पहला प्रयास स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा, ठीक है। पहला प्रयास स्त्री शिक्षा के लिए। तो ये क्या है कि ईसाई मिशनरियों ने किया और 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। तो 1819 तरुण स्त्री महाविद्यालय, या क्या है, तरुण स्त्री सभा, कलकत्ता तरुण स्त्री सभा है, इसको हटा देते हैं। 1819 कलकत्ता तरुण स्त्री सभा, ठीक है। एक पहला प्रयास था जब ईसाई मसीहियों ने, एक किसने शुरू किया था, ईसाई मिशनरी ने ये कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1849 में कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष, ठीक है, कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, क्योंकि बात कलकत्ता की जा रही है तो यहाँ पर सभा तरुण स्त्री सभा बनाई गई थी 1819 में। 1894 यानी कि 30 साल बाद कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष JED बैथुन ने बैथुन स्कूल की स्थापना की, ठीक है। 1819 से लेकर 1849, ठीक है। JED बैथुन, ठीक है। इनमें कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल, मतलब फिलहाल तो इन्होंने बैथुन स्कूल बनाया, ठीक है, जिसके अध्यक्ष भी यही रहे, कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष ठीक है, कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष थे। पहले तो इन्होंने बैथुन स्कूल बनाया, बैथुन स्कूल, ठीक है। इन्होंने बैथुन स्कूल की स्थापना की और बैथुन थे कौन, ये चेयरमैन थे एजुकेशन काउंसिल के, अध्यक्ष थे ये। उसके बाद और किंतु स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मानदेय ने ये बंगाल के कम से कम 35 विद्यालयों से संबंधित थे और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य इनके सदैव याद रखे जाएंगे, ठीक है। देखो, इन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह में काफ़ी योगदान दिया था और स्त्री शिक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, इनका महान योगदान है। क्षेत्र में उनके कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। अब फिर से देखते हैं इसके बाद इसके बाद आते हैं बैथुन के बाद आते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। ये लगभग 35 स्कूल से संबद्ध थे, 35 स्कूलों के टच में थे, ठीक है। ये 35 स्कूलों के टच में थे और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं
बंगाल में, कलकत्ता बंगाल, बंगाल में। ओके, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बम्बई के एलिफेंटस इंस्टीट्यूट के भी विद्यार्थियों ने भी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है। 1854 यहाँ से शुरू होता है, 1854 चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है। और इसमें स्त्री शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया, पर ज़्यादा कार्य स्त्री शिक्षा पर वर्क हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में आया था। इससे पहले क्या आया था, 1849। इससे पहले क्या आया था, 1819, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं स्त्री शिक्षा से अटैच है। और जिसमें चार्ल्स डिस्पैच एक्ट, जो तो एक्ट ही बन गया था पूरा। उसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या क्या और क्या क्या हुआ। 1914 में स्त्री चिकित्सा सेवा ने स्त्रियों को नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का सराहनीय कार्य किया था, ठीक है। नर्सिंग और मिडवाइफरी 1914 में। और उसके बाद 1916 में कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ठीक है, स्त्री शिक्षा की दिशा में मिलकर पथ साबित हुआ था ये। और इस वर्ष दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1916 में, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1914 से लेकर 1916 तक। 1914, उसके बाद 1916, ठीक है। ये 1914 में जो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है, मिडवाइफरी का प्रशिक्षण ठीक है, का प्रशिक्षण दिया गया इन्हें। किसके लिए था, अब नर्सिंग की बात आ रही है तो ये स्त्री, ओके। उसके बाद 1916 में डी कर्वे महिला विश्वविद्यालय खोला था। महिला विश्वविद्यालय ओपन किया था विधवाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद ही विधवा शादी की थी, जैसे कि मैं भी बता चुके हैं। उसके बाद लेडी हार्डिंग, ठीक है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ था। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खोला गया, दिल्ली में। एंड प्लस लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज आपको बताना होगा, अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपको बताना होगा कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को आज क्या बोला जाता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ, ठीक है। तो ये सब स्त्रियों के लिए किए जा रहे थे। उसके बाद ये सब, हाँ, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था दिल्ली,
और डी करवी ने कहाँ खोला था? कलकत्ता में। उसके बाद देखते हैं 1880 में डफरिन हॉस्पिटल की स्थापना के पश्चात महिलाओं को स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाने लगी। ठीक है, डफरिन हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई? 1880 में। तो अब देखो ये जो सीन है ना, अब यहाँ तक तो ये सीन इस तरफ से हट गया। उसके बाद अब यहाँ से शुरुआत फिर से करेंगे 1880। ठीक है, डफरिन हॉस्पिटल, डफरिन हॉस्पिटल, डफरिन हॉस्पिटल ओपन किया गया था 1880 में। इसमें महिलाओं को चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती थी। मतलब चिकित्सा तो हर किसी की होती थी, लेकिन इसमें महिलाओं, ठीक है, इसमें महिलाएं ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। नहीं, कोई भी अगर हॉस्पिटल होगा तो किसी एक के लिए तो होगा नहीं। स्वदेशी अभियान, बंगाल विभाजन विरोधी अभियान एवं होम रूल आंदोलन कुछ ऐसे कार्यक्रम थे जब प्रारंभिक तौर पर घर की चारदीवारी में कैद रहने वाली महिलाओं ने इसमें उत्साहित होकर भाग लिया था। 1918 में के पश्चात महिलाओं के उग्र विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने लगी थी और उन्हें लाठीचार्ज और गोलियां का भी सामना किया था। उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलनों, ठीक है, किसानों आंदोलनों एवं अन्य अभियानों में भी सक्रिय हिस्सेदारी निभाई। उन्होंने न केवल स्थानीय निकायों में विधानसभा चुनाव में वोट देना प्रारंभ कर दिया, बल्कि इन चुनावों में खड़े होकर विजय भी प्राप्त की। 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था 1925 में, और 1947 से लेकर 49 तक संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी रही थी। ठीक है, तो 1925 और 1947 से 49। ठीक है, सरोजिनी नायडू देखते हैं। सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में हम देखेंगे। तो 1925, उसके बाद 1947 से 49। ठीक है, 1925 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रही थी, मतलब कांग्रेस की। ठीक है, इनको चुना गया था 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, फर्स्ट इंडियन अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की, ठीक है, अध्यक्ष रही थी। और उसके बाद संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी रही थी, संयुक्त प्रांत की राज्यपाल। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1920 के पश्चात जागृत एवं आत्मविश्वास से स्फूर्ति महिलाओं ने महिला अभियान भी प्रारंभ कर दिए थे। महिलाओं द्वारा अनेक संस्थानों या संगठनों की स्थापना की गई थी। 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन किया गया था। ठीक है, 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन किया गया था। किसमें है? 1927। महिला राष्ट्रीय अखिल भारतीय, यहाँ पे लिखो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन किया गया था 1927 में। उसके बाद स्वतंत्र भारत में महिलाओं हेतु वैधानिक उपाय, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निवृत्त संविधानों में महिलाओं को विधिक समानता के अधिकार दिए गए। ठीक है, उनमें किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने हेतु अनुच्छेद 14 से 15 में विभिन्न उपबंध किए गए। ठीक है, जैसे कि नौकरी पाने का अधिकार, ये सब हैं, और लिंग भेद आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
अनुच्छेद 54 मतलब 1954 का विशेष विवाह अधिनियम द्वारा 1954 के विशेष विवाह अधिनियम द्वारा अंतर्जातीय एवं अंतरधर्म विवाह की कानूनी मान्यता दे दी गई 1954 में। 1954 की बात हो रही है अब। 1954 में इंटरकास्ट मैरिज इंटरकास्ट मैरिज लीगल कर दिया गया। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज लीगल कर दिया गया 1954 में। उसके बाद और देखते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भेदभाव महिलाओं के भेदभाव को रोकने के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लिख लो। ठीक है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 14 और 15 महिलाओं से भेदभाव के लेकर। ठीक है, महिलाओं से भेदभाव को लेकर से भेदभाव महिलाओं से भेदभाव को लेकर ये कानून बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बढ़ते हैं। 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट द्वारा एक पत्नी के रहते हुए एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के द्वारा एक पत्नी के रहते हुए पुरुष द्वारा दूसरा विवाह करने पर रोक लगा दी गई। ठीक है, यानी कि एक पुरुष एक स्त्री 1955 हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट एक पति एक पत्नी। ठीक है, एक पति एक पत्नी। आगे बढ़ते हैं। ये कब आया था? ये आया था 1955 में। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था, जिसमें जिसमें एक पति के पास एक ही पत्नी होगी और एक पत्नी के पास एक ही पति होगा। जिसने दूसरा किया उसको दंड मिलेगा। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा लड़की को भी पुत्र के बराबर दर्जा दे दिया गया। हिंदू गोद एवं व्यय अधिनियम द्वारा लड़की को भी इस संबंध में लड़के के बराबर मान लिया गया। ठीक है, 1956 में। लड़का लड़की एक समान, बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल राइट्स फॉर प्रॉपर्टी ठीक है, इक्वल राइट्स फॉर प्रॉपर्टी। कब किया गया? 1956 में। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम बना, जिससे अप्रैल 1976 में संशोधित करके गर्भावस्था के दौरान कार्यालय में कार्यरत महिलाओं के लाभार्थियों एवं अन्य उपायों की घोषणा की गई। संविधान की नीति सिद्धांत समान कार्य के लिए समान वेतन को पुरुष के बराबर वेतन दिए जाने की पहल करता है। DPSP इक्वल वर्क। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। और अनुच्छेद 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम बना और जिसे संशोधन किया गया 1976 में।
1961 और 1976, यही है ना? 1961 1976, 61 से 1976 इसमें बना था मातुतलाब अधिनियम, रत लाभ एक्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसको संशोधित, ठीक है, इसको संशोधित कर दिया गया 1976 में। और यहीं पर, ठीक है, जैसे कि किसी कार्यालय पर जो भी स्त्रियों के लिए जरूरी होता है ऐसे नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। ये लागू होता है कार्यालयों पर, और यहीं पर समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य समान वेतन। ये किसका भाग है? ये भाग है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों पर, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन देने एवं नौकरियों में उनसे किसी प्रकार के भेदभाव को रोकने की व्यवस्था की गई 1976 में, जैसे कि मैंने बताया है, ठीक है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और कारखाना अधिनियम 1976 द्वारा सभी कारखानों के लिए अनिवार्य बना दिया गया पुरुषों के लिए समान कार्य समान नौकरी में किसी प्रकार के भेदभाव को रोकने की व्यवस्था कर दी गई। कारखाना अधिनियम 1976 द्वारा एक क्रीज की व्यवस्था की गई है, ठीक है। उसके बाद 1976 कारखाना अधिनियम, कारखाना एक्ट, ठीक है। इसमें 30 यानी कि 30 महिलाओं पर क्रेंच की व्यवस्था, अब ये क्रेंच की व्यवस्था होती क्या है? जैसे कि जब मतलब किसी भी कार्यालय हो गया या किसी संस्थान हो गया जहाँ पर 30 या 30 से ज़्यादा महिलाएं हैं, वहाँ पर क्रेच की व्यवस्था की जाएगी। क्रेच ये होता है कि वहाँ पे जैसे छोटे छोटे बच्चे ना उनके पालन पोषण की व्यवस्था की गई है। मतलब वहाँ पर बने होते हैं जहाँ पे आप जाकर बच्चों को देख सकते हैं और उनको दूध पिला सकते हैं, जो भी चीज़ ज़रूरत है, ठीक है। ये सब क्रेच व्यवस्था। अब क्रेच क्या होता है, ठीक है, जो भी बताया बच्चों के लिए की देखभाल की व्यवस्था, ठीक है। तो वहाँ पर और भी जो वर्कर होते हैं, जैसे क्रेच के लिए जो वर्कर्स लाए जाते हैं वो वर्कर्स बच्चों को देखते हैं, या शिशु पालन गृह बोलते हैं जिसे। 1983 में संसद ने फौजदारी कानून संशोधन पास किया, जिसके द्वारा इंडियन पैनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर द्वारा महिलाओं के अत्याचार, ठीक है, अत्याचार बताने के लिए अनेक नए अधिनियम जोड़े गए। 1983 में फौजदारी कानून संशोधित किया गया, जिसके द्वारा 1983 देखते हैं अब 1983, ठीक है। 1983 क्या था कि संसद ने फौजदारी कानून संशोधित किया। पार्लियामेंट मतलब संसद ने फौजदारी कानून में संशोधन, ठीक है,
ठीक है, मैं संशोधन किया। उसके बाद क्या होता है, 1983 में संसद फौजदारी कानून में संशोधन किया। इसके बाद क्या क्या बने हैं, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पिनल कोड, एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, इंडियन कोड, इंडियन पिनल कोड। तो उसके बाद बनाया इंडियन पिनल कोड। दूसरा इंडियन प्रोसीजर कोड। तीसरा इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन क्रिमिनल एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट बने हैं। इसके तहत क्या कहा गया है, ठीक है, इसके द्वारा बताया गया है कि मतलब महिलाओं से अत्याचार को रोकने पर, से अत्याचार रोकने पर ये सब बनाए गए थे प्रोसीजर्स, ठीक है। उसके बाद महिला व्यभिचारी अधिनियम एवं बालिका अधिनियम 1956 में वर्ष 1986 में संशोधन किया गया तथा यह नियम बना दिया किसी भी महिला बालिका को, ठीक है, लैंगिक रूप से प्रताड़ित किए जाने पर दंड या कारावास की सजा दी जाएगी। 1956 में महिला व्यभिचार अधिनियम एवं बालिका अधिनियम। उसके बाद महिला व्यभिचार अधिनियम। उसके बाद बालिका अधिनियम, बालिका अधिनियम बना कब था, 1956 या किस में देखते हैं, बना था 1956 में, संशोधन हुआ 1986 में। जैसे कि लिखा है 1956 में संशोधन करके 1986 में बना, ठीक है। 1956 में बना संशोधन हुआ 1986 में, ठीक है, 1986 में संशोधन हुआ। और इसमें क्या कहा गया है कि किसी महिला बालिका को लैंगिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, ठीक है, किसी महिला बालिका को लैंगिक रूप से प्रताड़ित करने पर, ठीक है, लैंगिक प्रताड़ना पर रोक, प्रताड़ना पर रोक व दंड, ओके। उसके बाद क्या कहा गया है, ठीक है, 1886 में दहेज निवारण अधिनियम और 1961 में इनके संशोधन किए गए और दहेज देना या ग्रहण करना जुर्म कर दिया गया। तो 1886 1961 में संशोधन, 1886 दहेज निवारण एक्ट, ठीक है, संशोधन 1900 संशोधन हुआ है कब, 1961 में, 1961 में संशोधन हुआ है जिसमें दहेज लेना व देना दोनों गैर कानूनी,
दोनों गैर कानूनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 1987 में एक अधिनियम पारित करके सती प्रथा को अक्षम्य मानव हत्या का अपराध घोषित कर दिया गया। यहाँ पे लिखा है 1987 में सती प्रथा को का अंत कर दिया गया। यहाँ से सती प्रथा लगभग में समाप्ति के कगार पर पहुँच गई, और अब तो लगभग पहुँच ही गई है, ठीक है। 1987 की बात है, उसके बाद ठीक है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वर्ग आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष। प्राचीन काल में स्थापित हिंदू धर्म की चार स्तरीय जाति व्यवस्था एवं चतुर्वर्ग व्यवस्था कालांतर में अनेक जातियों उपजातियों में विभक्त हो गया था। इसका प्रमुख कारण प्रजाति सम्मेलन, भौगोलिक विस्तार एवं व्यवसाय अपनाने की प्रक्रिया में परिवर्तन था। हिंदू चतुर्वर्ग व्यवस्था के अनुसार जाति ही किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शुद्धता की पुष्टि उसकी जाति के द्वारा की जाती है। जाति निर्धारित करती है किसे शिक्षा ग्रहण करने और संपत्ति रखने का अधिकार है, किसे कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहिए तथा किस से वैवाहिक संबंध स्थापित करने चाहिए। किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का आकलन भी इसी बात पर किया जाता है कि इस जन्म में वह किस जाति में पैदा हुआ है। परिधान, खान पान, वास स्थान, कृषि एवं पीने का पानी, कृषि तथा मंदिर प्रवेश के अधिकार जैसे मुद्दों का निर्धारण भी जाति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। पहले आप इसे देख लें, इसके बाद हम आपको इसे और अच्छे समझाएंगे, ठीक है। इस चतुर्वर्ग व्यवस्था का सबसे निंदनीय पहलू था समाज में अस्पृश्यता, ठीक है, या छुआछूत की भावना, ठीक है, जो अनुच्छेद आर्टिकल 17 में इसको अवैध कर दिया गया, सम की अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। जो लोग निम्न जाति में पैदा होते हैं उन्हें अछूत या समझा जाता है तथा उन्हें सामान्यतः गांव से दूर बसाया जाता था तथा उनके मंदिरों में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी जाती। इस वर्ग के लोग अनेक प्रकार की प्रताड़ना एवं भेदभाव के शिकार थे। अब देखो कारक या जिनके कारण जाति कठोरता में कमी आए। पहले तो इसको देख लेते हैं कि ऐसा कैसे क्या क्या था। देखो हमारा जैसे वैदिक काल से ही जाति प्रथा सिर्फ 1 या 2 साल से नहीं या 100-200 साल से नहीं, प्राचीन साल से है, ठीक है। तो शुरुआत होती है सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु घाटी की सभ्यता कर्म आधारित सभ्यता थी, यानी कि वहाँ पर जो जाति व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर पद की व्यवस्था थी। जैसा कि जो भी एक बुद्धिमान पर्सन था और जिसके तर्क, जिसकी सोच, जिसकी बुद्धिमत्ता अच्छी होती थी, तो उससे जो वहाँ का जो पुरोहित था, मतलब वहाँ का जो पावरफुल पर्सन था, जिसको राजा बोल सकते हो आप, ठीक है, तो राजा के वो समक्ष पास में बैठता था, ठीक है, और उनको अच्छी परामर्श देता था कि प्रजा का संचालन कैसे करना है, राज्य का संचालन कैसे करना है, ठीक है। तो जो बुद्धिमान था वो राजा के समीप बैठता था। उसके बाद जिसके अंदर उत्साह ज़्यादा था, जो जोशीला था, एकदम अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, ठीक है, जिसको लड़ने वड़ने हाथ का होना बहुत अच्छे से था, तो उसको, ठीक है, उसको योद्धा बना दिया, ठीक है। जो व्यापार करने के उद्देश्य थे तो उनको व्यापारी बना दिया, वैश्य, ठीक है। इस तरह से 4 वर्ण आए थे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि जात के आधार पर चीज़ें डिवाइड कर दी जाएं। वहाँ पर कर्म आधारित था, जैसा कर्म करता था उसको उसी तरह डिवाइड किया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने अपने जो उनको पद मिला उन पदों को उन्होंने पैतृक पद बना दिया। जैसे कि हमारा बेटे का बेटा भी पुरोहित बनेगा, इनके बेटे का बेटा भी पुरोहित बनेगा, मतलब ये चीज़ें सीएलटी से चलती। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ब्राह्मण थे उनको उन्होंने अपना पद बना लिया, और वो कितना कि हम ब्राह्मण, हम बुद्धिमान है, तो ब्राह्मण, हम ब्रह्म है, हमें 4 वेदों का ज्ञान है, ठीक है। तो उनको द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ऐसा बना दिया, ठीक है। तो फिर अब उनके कुल में पैदा होने वाला बालक भी जिसे एक पर्सन था जिसने 4 वेदों का ज्ञान लिया, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि उनका बेटा आया, भले उसने 4 वेद नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी उसको भी चतुर्वेदी लगा दिया। फिर उनके बेटे, उन्होंने भी चतुर्वेदी, फिर धीरे धीरे जैसे कि तो ऐसा ही होता आया, ठीक है। तो वैदिक काल में इस प्रथा को उन्होंने अपना लिया, उन्होंने बिल्कुल, ठीक है। तो उन्होंने जैसे कि ये जो पद थे इन्होंने अपने आप में अपना लिए, और इन्होंने जिसमें कि हमने ये हक बना लिया कि हाँ हम पंडित हैं,
एक वर्ग ने बना लिया कि हाँ हम क्षत्रिय हैं, हमारे कुल में पैदा होने वाला बालक क्षत्रिय ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो कर्मकांड आगे आगे वेदों में, ठीक है, क्योंकि 4 वेद हैं, 4 वेदों में बहुत सारे कर्मकांडों की बात की गई है। ठीक है, बलि की बात की गई है, हत्या की बात की गई है कि कैसे भगवान को खुश करना है तो आपको क्या किसकी बलि देनी होगी, कैसे यज्ञ करना होगा। ठीक है, तो ये सब कर्मकांड फिर धीरे धीरे करके लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम बीतता गया और ये कर्मकांड लोगों पर हावी होते गए। और एक टाइम ऐसा आया कि जो उच्च वर्ग वाले लोग थे, ठीक है, उन्होंने नीचे निम्न वर्ग वाले लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया और वो शोषित होकर यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, और इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई, ठीक है, 1606 या 1602 में इस समय आई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इस सब को इन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया। ठीक है, इन लोगों ने नए नए कदम उठाए, उसके बाद काफ़ी बुद्धिमान लोग हुए। उन्होंने पहले तो लोग बोल नहीं पाते थे, लेकिन बाद में ये लोग बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, कि ये अत्याचार ये गलत है, मतलब गलत सही और गलत की पहचान करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब जैसे शूद्र होते थे तो उनके हाथ का लोग पानी तक नहीं पीते थे, उनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। अगर उन्होंने पानी छू लिया है तो उनके हाथ काट दिए जाते थे, कभी कभी फांसी पर ही लटका दिया जाता था या इसको जला दिया जाता था। अब स्त्रियों की दशा देख लो। ठीक है, सती प्रथा, अगर पति मर गया तो उसके साथ उसको भी जला दिया। ठीक है, ये सब स्त्रियों से ही क्यों, आदमी तो कभी क्यों नहीं जलाएंगे। ठीक है, स्त्रियों को जला दिया क्योंकि स्त्रियों को निम्न समझा जाने लगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। उसके कारक देखते हैं जिनके कारण जातीय कठोरता में कमी आई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से जात या वर्ण व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन आया। अंग्रेजों ने सभी जातियों के लोगों को सेना एवं अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों में नियुक्त किया। क्योंकि अंग्रेजों को क्या मतलब है तुम हिंदू मुस्लिम हो, उनको बस अपना काम निकालना था, उनको अपनी सेना मजबूत करनी थी। अब तुम अगर ताकतवर हो, तुम्हारी तुम हष्ट पुष्ट हो, एकदम लंबाई चौड़े हट्टे कट्टे हो, ठीक है, तो उन्होंने तुम्हें सेना में भर्ती कर लिया। अब तुम हिंदू, तुम किस बिरादरी के हो, तुम्हारी जात क्या है, तुम क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पंडित हो, शूद्र हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। सबको उन्होंने समान कार्य दिया। ठीक है, हाँ माना कि ज़्यादा ऊंचा पद नहीं दिया, लेकिन हाँ सेना में सबको भर्ती किया। यद्यपि तत्कालीन उच्च वर्ग ने लोगों ने इसे अपना अपमान समझा। ठीक है, अब जैसे ऐसा था कि एक पंडित है, एक क्षत्रिय है और तीसरा शूद्र है, तीनों एक ही लाइन में खड़े हैं। अब जो शूद्र है वो ना पंडित को छू सकता है ना क्षत्रिय को छू सकता है, क्योंकि अगर ऐसे छुएगा तो क्षत्रिय और पंडित अपना अपमान समझेंगे। आज नहीं तो कल, ठीक है, अब सेना में रह रहे हो तो छूना तो पड़ेगा। ठीक है, जब वो एक गलती से अगर टच कर लेते थे तो फिर वो गंगा स्नान करने जाते थे, हवन नमन पुण्य करते थे कि हाय हमें एक शूद्र ने छू लिया। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो अपना अपमान समझने लगे कि हमारे साथ ये कैसे खड़ा हो गया, इसकी इतनी हिम्मत, जो हमारे साथ खड़ा होने की हिम्मत हो गई। इसलिए उन्होंने उच्च वर्ग वाले लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अंग्रेजों ने इस नीति से निम्न जाति के लोगों में थोड़ा सुधार अवश्य हुआ। संपत्ति के निजी स्वामित्व एवं भूमि के मुक्त क्रय से भी जाति समीकरणों में परिवर्तन आए। धीरे धीरे गांव की जाति व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन होने लगा। आधुनिक वाणिज्य एवं व्यवसाय के विकास एवं परिवहन के साधनों में तीव्र वृद्धि में से भी सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन आए। देखो, आधुनिक वाणिज्य और व्यवसाय, अब ऐसा होता था कि व्यवसाय करने के लिए अलग अलग देशों में गए, वहाँ की व्यवस्था देखी, वर्ग व्यवस्था। ठीक है, लोगों को देखा, और यहाँ भारत की जो व्यवसाय करने गए थे उन लोगों ने खुद के लोगों को देखा, तो उनको अंत समझ में आ गया कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे ही बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से परिवर्तन हुआ। अंग्रेजों ने ग्राम पंचायतों को जाति पर आधारित न्याय प्रणाली को समाप्त कर आधुनिक न्याय व्यवस्था की, जिसमें सभी जातियों के लिए समान न्याय की प्रणाली अपनाई। ठीक है, अब जैसे कि अंग्रेजों ने ग्राम पंचायतों की जाति पर आधारित न्याय प्रणाली को समाप्त कर दिया। ठीक है, आधुनिक न्याय व्यवस्था की स्थापना की कि सभी को समान न्याय मिलेगा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी भी जाति का हो, चाहे शूद्र हो, पंडित हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, अगर गलती की है दंड मिलेगा, नहीं की है तो दंड को भी कोई नहीं दे पाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों ने दंड ऐसा किया नहीं, बस वो कहते थे कि हाँ, बस सिंपल बात है, फूट फूट डालो। अब अगर उच्च वर्ग वालों से लड़ाई करनी ना, तो निम्न वर्ग वालों को अपने साइड कर लो। तो जब निम्न वर्ग वाले अपनी साइड हो जाएंगे तो वो कहेंगे कि लोगों ने पहले ही शोषण किया है, तो अंग्रेज़ों के साथ रहो, उसी में ज़्यादा भलाई है। ठीक है, तो ये सब चाल थी, लेकिन हाँ इसमें सुधार हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए ये सब किया, लेकिन फ़ायदा निम्न कास्ट वालों का भी हुआ, मतलब निम्न वर्ग वालों का भी हुआ। ठीक, प्रासंगिक पदों एवं सरकारी कार्यालयों की में भर्ती के अवसर भी सभी जातियों के लिए खोल दिए गए। ठीक है, अब जैसे कि भीमराव अम्बेडकर को ही ले लो। भीमराव अम्बेडकर निम्न जात के थे। ठीक है, उनको जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए गए, स्कूल तो सबके लिए होते हैं, ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी आए पढ़े, लेकिन जब भीमराव अम्बेडकर गए तो उनको बैठने नहीं दिया गया सीट पर। उनको पहले बोला, उनके ही टीचर ने, गुरु ने बोला कि ज़मीन पर बैठो, क्योंकि भाई आप शूद्र हो, आप निम्न जात से हो। ठीक है, तो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर छोटे थे, बैठ गए। आगे जाके इन्होंने जब इनको ये जब समझते गए कि क्या क्या बुराइयाँ हैं, तब लास्ट में जाके जब 1947 का आज़ाद हुआ, तब इन्होंने आरक्षण की मांग की कि जो निम्न कास्ट वाले लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि ये हमेशा से प्रताड़ित होते आए हैं। ठीक है, तो रिजर्वेशन आरक्षण ही ऐसा चीज़ है जिससे इनकी रक्षा हो सकती है। ठीक है, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था में सभी जातियों की शिक्षा ग्रहण करने के समान अवसर दिए गए। अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था में सभी जातियों को शिक्षा ग्रहण करने के समान अधिकार दिए गए। अब जैसे जो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेज कर रहे थे, अंग्रेज जैसे बुक डिस्पैच ला रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, ठीक है, ये सब चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो जो अंग्रेज जब लेकर शिक्षा व्यवस्था ला रहे थे, तो ये किसी जात या विशेष को देख कर नहीं ला रहे थे, ये सबके लिए लेकर आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद कालांतर में समाज सुधार कार्यक्रमों ने भी जाति पर आधारित शोषण को कम करने का प्रयत्न किया। 19वीं शताब्दी के मध्य से विभिन्न समाज सुधार संगठनों जैसे ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गई, ने भी निम्न जाति के लोगों की दशा सुधारने के अनेक प्रयास किए। इन संगठनों ने अछूतों और निम्न, ठीक है, निम्न जाति के लोगों के मध्य शिक्षा का प्रचार प्रसार का कार्य किया तथा उन्हें मंदिरों में प्रवेश दिलाने, तालाबों से जल ग्रहण करने एवं सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग करने की दिशा में प्रयत्न किए। हालांकि कुछ समाज सुधारकों ने चतुर्वर्ण व्यवस्था का थोड़ा सा पक्ष लिया, लेकिन उन्हें भी जाति प्रथा एवं छुआछूत की आलोचना की। इन समाज सुधारकों ने जाति प्रथा की कठोरता से निंदा की और जन्म के आधार पर जन्म जाति व्यवस्था के निर्धारण को अनुचित बताया। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया और उसको ही प्राथमिकता दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भूख से मरने के बजाय सक्रिय हों तथा मानव जगत के कल्याण हेतु रचनात्मक कार्यों में सहयोग करें। आर्य समाज ने शूद्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा उच्च जाति के लोगों के समान अधिकार प्राप्त करने का समर्थन किया। अब यज्ञोपवीत क्या होता है? यज्ञोपवीत वो होता है कि जैसे कि नहीं आप जनेऊ धारण करते हो, तो ये जनेऊ धारण उन्होंने भी आर्य समाज ने कहा कि शूद्रों से कि आप भी जनेऊ धारण करो। ठीक है, उच्च जाति के लोगों के समान अधिकार आपको भी हैं। ठीक है, और जो समाज सुधारक लोग थे उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन है जात के आधार पर, अगर कोई पर्सन किसी निम्न जात के घर में पैदा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो शूद्र हो गया। ठीक है, अब जाति व्यवस्था जो है वो जाति पर ना रहकर कर्म पर आधारित होनी चाहिए, ये समाज सुधारक लोगों ने कहा। ठीक है, कुछ समाज सुधारक ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत कम पक्ष लिया छुआछूत का, लेकिन उन्होंने भी जाति प्रथा, जाति व्यवस्था को बहुत ज़्यादा विरोध किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पारसी स्वतंत्रता आंदोलन में भी स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए जातिगत ऊंचे नीचे को गलत बताया। राष्ट्रवादी नेताओं एवं संगठनों ने भी जाति विशेषाधिकार, समान नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष तथा सभी के लिए स्वतंत्र विकास के सिद्धांत की वकालत की। इस अवधि में प्रदर्शन में जन भागीदारी, जनसभा एवं सत्याग्रह आंदोलन जैसे कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लेने के कारण दलितों की स्थिति में कुछ सुधार आए। 1937 में विभिन्न राज्यों में कांग्रेस सरकारें बनने के पश्चात उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। कांग्रेस सरकार ने कुछ राज्यों में हरिजनों के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम भी प्रारंभ किया। त्रावणकोर, इंदौर एवं देवास के शासकों ने स्वयं पहल करके अछूतों को मंदिरों में जाने के लिए अधिकार दे दिए। गांधी जी समाज में छुआछूत की बुराई को समूल नष्ट करने के लिए कृत संकल्पित थे।
उनका विचार था कि मानवतावाद और तर्क पर आधारित था। उनका विचार मानवतावाद और तर्क पर आधारित था। उनके अनुसार शास्त्र छुआछूत को मान्यता नहीं देते हैं। उनके अनुसार शास्त्र छुआछूत को मान्यता नहीं देते हैं। यदि कुछ शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है भी तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह बुराई सत्यता के सिद्धांतों के विपरीत है। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी? 1932 में की गई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनमें क्या क्या हम नोट कर सकते हैं। इनमें नोट करने जैसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब कहानी की तरह है आपके लिए। जो आप अभी भी, ठीक है, अभी भी भेदभाव होता है, ऐसा नहीं भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है। 1970 विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनने के पश्चात, ठीक है, तो प्रथम चुनाव 1937 में, ठीक है, 1937 में विभिन्न कांग्रेस सरकार बनने के पश्चात उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। तो अब हम इसमें नोट कर लेते हैं 1937। ठीक है, विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेसी सरकार बनी 1937 में। और कुछ राज्यों में हरिजनों के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में व्यापक प्रसार एवं जन जागृति के फलस्वरूप दलित वर्गों के लोगों में चेतना जागृत हुई तथा उन्होंने भेदभाव एवं उत्पीड़न का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। दलितों ने उच्च वर्ग की जातियों एवं शोषण के विरुद्ध कई सशक्त आंदोलन चलाए। महाराष्ट्र में माली जाति में जन्मे ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण वर्ग के विशेषाधिकारों को चुनौती दी। ठीक है, ज्योतिबा फूले कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। इन्होंने किसे चुनौती दी? ब्राह्मण वर्ग के लोगों को। ठीक है, तो और उन्होंने दलितों में विशेषकर दलित महिलाओं में शिक्षा के प्रसार की सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता दी और इसलिए अनेक स्कूल खोले, इनके लिए अनेक स्कूल खोले। तो इनको भी देख लेते हैं। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले कहाँ के थे? महाराष्ट्र। ठीक है, और ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र की थी और इन्होंने, ये कहाँ की थी? ये मालिन थी, माली जात से, माली जात से। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मण के विशेषाधिकारों को चुनौती दी। विशेषाधिकारों को चुनौती दी थी। विशेषाधिकारियों को चुनौती दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो बाल्यावस्था से जाति भेदभाव के प्रत्यक्ष गवाह थे, आजीवन उच्च वर्ग की जातियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की थी। ठीक है, उन्होंने उन्हीं के प्रयत्नों के प्रेरणा लेकर कई अन्य तत्कालिक दलित नेताओं ने आपस में मिलकर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की। डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज के चतुर्वर्णीय व्यवस्था की घोर आलोचना की तथा स्पष्ट किया कि देश के उत्थान के लिए समाज में व्याप्त इस बुराई को दूर किया जाना आवश्यक है। 1935 के अधिनियम में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, इस वर्ग को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी 1935 के अधिनियम में। 19वीं शताब्दी के पश्चात कोल्हापुर में के महाराज ने स्वयं ब्राह्मण विरोधी अभियान को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, तो कोल्हापुर के महाराज थे, उन्होंने स्वयं ब्राह्मण विरोधी अभियान को प्रोत्साहित किया। 20वीं शताब्दी में प्रथम दशक में यह अभियान दक्षिण भारत में फैला और कम्मास, रेड्डी, बेल्लाल और मुसलमानों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। 1920 में के दक्षिण दशक में
दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर ने ब्राह्मणों के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया था। अन्य दलित समर्थकों आंदोलनों की भांति इस आंदोलन ने भी दलितों के मंदिरों में प्रवेश करने पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग की। केरल में श्री नारायण गुरु ने जीवन पर्यंत दलितों की दशा सुधारने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दलितों से ऊंची जातियों के विरुद्ध संघर्ष करने की अपील की। श्री गुरु ने नारा दिया कि समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जात और एक धर्म है। श्री नारायण गुरु के शिष्य साधारण अयप्पन ने इस नारे को प्रवृत्त करके समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है का नारा दिया। परंतु इन सभी प्रयत्नों के बावजूद ब्रिटिश शासनकाल में जाति प्रथा के विरुद्ध चल रहे अभियानों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भी अपनी कुछ सीमाएं थी जिनके चलते हुए उच्च वर्ग या रूढ़िवादी वर्ग के विरुद्ध खुलकर संघर्ष नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के बिना निम्न जातियों की दशा में सुधार करना असंभव था। इस बारे में ईमानदारी पूर्वक जो भी प्रयत्न किए गए वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बने भारतीय संविधान में छुआछूत के उन्मूलन हेतु अनेक प्रावधान किए गए तथा अस्पृश्यता को किसी भी तरह से बढ़ावा देने के प्रयास को अनैतिक एवं गैरकानूनी घोषित किया। यह ऐसे प्रतिबंध पर भी रोक लगाता था जिसके तहत किसी व्यक्ति या जात के लिए मंदिरों, तालाबों, घाटों, जलपान गृह, छवि गृह, क्लब इत्यादि में जाना वर्जित है। ठीक है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा गया है कि राज्य अपनी समस्त प्रजा के समुचित उत्थान का प्रयास करेगा। ठीक है। डीपीएसपी में बोला गया है कि राज्य अपनी प्रजा के समुचित उत्थान का प्रयास करेगा। ठीक है। वह सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के समान अवसर देगा और किसी भी आधार पर उनके उत्पीड़न या भेदभाव को रोकेगा। सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में उसके नेता सिंहावलोकन देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम इसमें नोट कर लेते हैं बाबा अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की थी। बी आर अम्बेडकर अखिल भारतीय अनुसूचित संघ जाति महासंघ, अनुसूचित जाति अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। ठीक है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, ठीक है, की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की थी। और उसके बाद 1920 के दशक में दक्षिण भारत में वी रामास्वामी नायकर ने ब्राह्मणों के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन वी रामास्वामी नायकर 1920। रामास्वामी नायकर, ठीक है। रामास्वामी नायकर ब्राह्मणों के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन किसके विरुद्ध में था? ब्राह्मणों के। ठीक है। उसके बाद तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी इन्होंने। उसके बाद डॉक्टर बी चतुर्वेदी व्यवस्था की घोर आलोचना की तो उत्थान में समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। 1935 के अधिनियम में दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। 1935 के अधिनियम में
1935 का अधिनियम का एक्ट दलितों के लिए का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं। ठीक है। 1970 में कोल्हापुर के राजा ने स्वयं ब्राह्मण विरोधी अभियान को प्रोत्साहन दिया था। कोल्हापुर के राजा महाराजा ने कोल्हापुर किंग ब्राह्मणों के विरुद्ध अभियान उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद श्री नारायण मतलब श्री गुरु ने एक थे केरल के श्री नारायण गुरु। ठीक है। इन्होंने एक नारा दिया समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जात एक धर्म। केरल श्री नारायण गुरु। ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जात एक धर्म। समस्त मानव जाति के लिए एक वन गॉड वन रिलीजन। समस्त जाति के एक गॉड एक वन कास्ट वन रिलीजन वन रिलीजियस RELIGIOUS। ठीक है। उसके बाद इनके जो शिष्य थे श्री नारायण गुरु के साधारण अयप्पन ठीक है। कौन थे शिष्य? ठीक है। इन्होंने क्या कहा? समस्त मानव जाति के लिए नो गॉड नो कास्ट नो रिलीजियन। ठीक है। ये बात कही थी साधारण अयप्पन ने, जो कौन थे? श्री नारायण गुरु के शिष्य थे। ठीक है। परंतु ब्रिटिश शासनकाल में जाति प्रथा के विरुद्ध अभियान सफलता नहीं पा सके क्योंकि ब्रिटिश सरकार में भी कुछ सीमाएं थी। उसके बाद सांस्कृतिक जागरण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एवं उसके नेता एक सिंहावलोकन राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज का पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय को ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उसके द्वारा ब्रह्म समाज जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था हिंदू धर्म का पहला धर्मसार था। ठीक है। तो अगर इसमें नोट करने वाली है तो ये चीज़ है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत काफ़ी बार पूछा जाता है पुनर्जागरण का अग्रदूत। ठीक है। तो कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। आगे देखते हैं।
एकेश्वरवाद के सिद्धांत की विश्वास रखते थे, ये पहले हम लिखा चुके हैं। 1809 में एकेश्वरवादी को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। एकेश्वरवादियों को उपहार। अपने मत का समर्थन में उन्होंने वेदों और उपनिषदों में बंगाली अनुवाद लिखे थे। प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र में एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में। आत्मीय सभा 1814 में। ये सब राजा राम मोहन राय की देन है, जिसकी ब्रह्म समाज देन है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा एवं की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाज या अन्य सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की। एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया कि सभी धर्मों की मौलिकता एकता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दूसरे धर्मों की उन बातों को ग्रहण किया जिन्हें हिंदू धर्म के योग्य समझते हैं। उनके विचारानुसार मनुष्य को स्वयं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। 1820 में उन्होंने प्रिंसेप ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। प्रिंसेप ऑफ जीसस 1820 में। प्रिंसेप ऑफ जीसस, प्रिंसेप ऑफ जीसस बुक। ठीक है, कब की थी? 1824 में की, 1800 देखते हैं, 1820 में। 1820 आगे देखते हैं। अब प्रिंसेस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय ने की। उसके बाद इन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों को उसकी चमत्कारिक कहानियों में से पृथक करने का प्रयास किया। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की। उन्होंने ईसाई धर्म के भी अनेक गलत रीति रिवाजों को लोगों के सामने रखा। उनके इस प्रयास से उन्होंने ईसाई मिशनरियों का गुस्सा झेलना पड़ा। उनके कई ईसाई मित्र उनसे निराश हो गए, क्योंकि उन्हें यह गलतफहमी थी कि राजा राम मोहन राय लोगों को हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अपने विचारों एवं उद्देश्यों को स्वीकार करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना, की स्थापना की। वे सामाजिक सुधार के लोगों को राजनीतिक उत्थान करना चाहते थे तथा उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया था। 1818 में उन्होंने अपनी सती विरोधी अभियान प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम उन्होंने इस सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करने का प्रयास किया था, और एक ओर उन्होंने पुरातन हिंदू शास्त्रों का प्रमाण देकर धार्मिक ठेकेदारों को दिखलाया कि वे सती प्रथा की अनुमति नहीं देते हैं। दूसरी ओर उन्होंने लोगों की तर्कशक्ति, नैतिकता और मानवता तथा दया भावना की दुहाई देकर इस कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शमशान की यात्रा की तथा विधवाओं के रिश्तेदारों को समझाकर उन्हें सती होने से रोकने का अथक प्रयास किया। उन्होंने समान विचारों वाले व्यक्तियों की सहायता से कई ऐसे समूह का निर्माण किया जो लोगों पर कड़ी निगाह रखते थे, जो पुरातन अंधविश्वास या गहनों के लालच में विधवाओं को सती होने के लिए उकसाते थे। राजा राम मोहन राय ने के अथक प्रयासों से इस दिशा में काफी प्रगति। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस बर्बरता प्रथा को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए। इसी के पश्चात 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था 1829 में। तो राजा राम मोहन राय वैसे तो पत्रकारिता के पापा बोले जाते हैं, लेकिन उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा गैर कानूनी 1829 विलियम बेंटिक सती प्रथा गैर कानूनी ये अध्यादेश जारी किया था। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की हीन दशा का भी कट्टर विरोध किया। स्त्रियों की निम्न सामाजिक दशा तथा उनके साथ किए जा रहे भेदभावों से बहुत दुखी हुई। उन्होंने स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार देने की मांग की। वे स्त्रियों को शिक्षा देना, विधवा विवाह को प्रारंभ करने से इस सती प्रथा को समाप्त करने
तथा बहुपत्नी पत्नी विवाह को गैरकानूनी घोषित करने के पक्षधर थे। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने मांग की कि उन्हें पैतृक या विरासत संपत्ति संबंधी अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है। राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार प्रसारक थे। उन्होंने डेविड हेयर को 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता की थी। ठीक है, डेविड हेयर ने को 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करने में सहायता की थी। उसके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं का समर्थन किया। उन्होंने अपने खर्च पर 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला था, जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक दंते रूसो वॉल्टेयर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। बंगाली भाषा को समृद्ध बनाने के लिए हेतु बांग्ला व्याकरण की रचना की, तब बंगाली पद का निर्माण किया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय पत्रकारिता के पापा, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। डेविड हेयर की मदद की हिंदू कॉलेज खोलने में। हेयर की हेल्प की हिंदू कॉलेज खोलने में। ओपन करने में। ठीक है। और उसके बाद क्या किया? 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला। 1817 में इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्कूल। ठीक है। बंगाली भाषा बंगाल में। ठीक है। बंगाली व्याकरण लिखा। ठीक है। बंगाली व्याकरण भी इन्होंने लिखा। उसके बाद बंगाली पद का निर्माण किया था। बंगाली पद का निर्माण। उसके बाद राजा राम मोहन राय की विभिन्न भाषाओं पर गहरी पैठ थी। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक तथा अरबी जैसी 1 दर्जन भाषाओं के ज्ञाता थे। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के कारण उन्होंने विभिन्न भाषाओं में अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय पत्रकारिता के जनक कहते हैं। ठीक है। इनको भारतीय पत्रकारिता के जनक कहते हैं। उन्होंने बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था तथा उनका संपादन किया था। उनके माध्यम से वे जनता को सूचित करते थे, उनके दुखों एवं कठिनाइयों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। एक राजनीतिक के रूप में राजा राम मोहन राय ने बंगाल के जमींदारियों की उत्पीड़ित कार्रवाइयों की घोर निंदा की तथा रैयत द्वारा दी जाने वाली लगान की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने कर मुक्त भूमि पर सरकार द्वारा पुनः कर लगाने के प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर प्रशुल्क घटाने की मांग की तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को समाप्त करने हेतु सरकार को ज्ञापन दिए। वे उच्च सेवाओं को भारतीय कर तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किए जाने के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने मुकदमों की सुनवाई जूरी प्रथा के माध्यम से करने तथा भारतीय और यूरोपियों के मध्य न्यायिक समानता की मांग की थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय का राजनीतिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय था। वे अंतर्राष्ट्रीयता और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग में दृढ़ विश्वास रखते थे। वे अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ठीक है, स्वतंत्रता, समता और न्याय के हिदायत थे। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने तत्कालिक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की गहरी समझ थी। उन्होंने स्पेन, अमेरिका और नेपाल के स्वतंत्रता अभियान का समर्थन किया। जब वे इंग्लैंड में रह रहे थे तब उन्होंने आयरलैंड के जमींदारों द्वारा वहाँ के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों की निंदा की थी। घोषणा की कि यदि इस संबंध में इंग्लैंड की संसद में जो सुधार विधेयक लाया गया है वह गिर गया तो इंग्लैंड छोड़कर चले जाएंगे। अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों जैसे कि डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव तथा ताराचंद चक्रवर्ती इत्यादि इनके प्रमुख सहयोगी थे। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का गठन किया था, जिससे बाद में नाम परिवर्तन करके ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है, सभी सद्गुण का केंद्र का भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है। वह न कभी जन्म लेता है, न ही कभी मरता। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का पालन करता है एवं अमर है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। ब्रह्म समाज के भवन
में किसी मूर्ति, चित्र या पेंटिंग इत्यादि की पूजा करने की अनुमति नहीं थी। वे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में या पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उनके अनुसार कोई पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण में एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। उनके ये उद्देश्य तर्क एवं वेदों तथा उपनिषदों की शिक्षाओं पर, ठीक है, अपनी सती विरोधी अभियान प्रारंभ किया था। अब देखो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1828 में। तो यहाँ लिख लेते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। आगे बढ़ते हैं। और ये ब्रह्म समाज निर्गुण ब्रह्म की बात करता है, निर्गुण ब्रह्म। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करने का प्रयास किया। उन्होंने एक और उन्होंने पुरातन हिंदू शास्त्रों का प्रमाण देकर धार्मिक ठेकेदारों को दिखलाया कि वे सती प्रथा की अनुमति नहीं देते हैं। दूसरी ओर उन्होंने लोगों को तर्क, ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, आधारित थे। ब्रह्म समाज ने सर्व धर्म स्वभाव संभाव पर बल दिया। उनके अनुसार सभी धर्मों में सत्य निहित है, अतः व्यक्ति को अपने धर्म के साथ सभी धर्मों के आदर करना चाहिए। ब्रह्म समाज नैतिकता पर बल देता है एवं कर्म फल में उसका विश्वास है। ब्रह्म समाज के समस्त कार्यों में अहिंसा का स्थान प्रमुख था। उसके स्वभाव सभा भवन में किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हो सकती थी। राजा राम मोहन राय का उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, अपितु वे हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहते थे, जो उनके अनुसार विभिन्न बुराइयों को से जकड़ा हुआ है। राजा राम मोहन राय के सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों का तत्कालीन हिंदू रूढ़वादियों ने कड़ा विरोध किया। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया था। ठीक है, 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय का निधन हो जाने से ब्रह्म समाज को गहरा आघात पहुंचा था। ठीक है, तो इनका विरोध किसने किया था? राजा राधाकांत देव ने। इसको मैं और लिख ले तो ये राजा राधाकांत देव ने वर्सेस राजा राधाकांत देव। ठीक है, इन्होंने हिंदू सभा का गठन किया था, हिंदू सभा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जो चीज़ें यहाँ पर नोट हैं, ठीक है, जिसकी आपने जो स्टोरी देखी है, जो स्टोरी आपने समझी है, वो तो आपको याद हो ही जाएगी, लेकिन जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर नोट करने लायक हैं, वो सब ये चीज़ें हैं। कृपया करके इन्हें नोट कर लें, जैसे कि आप जब दोबारा ये अपना नोट्स खुद देखेंगे तो आपको चीज़ें वहीं से फिर से याद हो जाएंगी। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं।